वेलकम टू माय क्लास अगेन एंड हम इस बार पढ़ने जा रहे हैं चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस का पार्ट 1 अभी मैंने अपलोड कर दिया है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद का आता है पार्ट 2। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि जो साइंस एंड फिलॉसफी मतलब विज्ञान और आपका जो फिलॉसफी होती है उसमें क्या क्या चेंजेस आए, उसके थ्रू कितने बदलाव आए, ठीक है। तो और इसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन रहा, किसने कौन कौन से जगहों से कंट्रीब्यूशन आया जिसकी वजह से यूरोप का एक तरह से साइंस भी चेंज हुआ, उन वहाँ पे साइंस के लिए सोच बदली। एंड उसके अलावा फिलॉसफी में कौन कौन से चेंजेस आए, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसमें भी कौन कौन से स्कॉलर्स आए जिन्होंने अपने व्यूज़ दिए, ठीक है। तो यूरोप का पहले जो हिस्ट्री थी आपने वो पहले पढ़ ही ली है थोड़ी बहुत। एंड उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि यूरोप की ज्योग्राफी क्या थी, ठीक है। पहले वहाँ के लोगों का क्या मानना था, वहाँ के लोगों का मानना पहले ये था कि जो बाइबल में लिखा है वो करेक्ट है, दैट इज अर्थ इज फ्लैट, ठीक है। ये सब मानते थे क्योंकि वही उस समय चर्चेस में भी बताया जाता था। आपके जो क्लर्जीज थे उन्होंने यही दिमाग में डाला था कि द अर्थ इज फ्लैट एंड दैट टू आप के पापों से वो और फ्लैट हो रही है, उनका कहना ये था। ओके, तो धीरे धीरे जब जैसे कि कॉपरनिकस आए, कॉपरनिकस ने बताया कि आपका, उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा ये चीज कि अर्थ गोल है, ठीक है। ये कहने में शायद उन्हें बहुत मुश्किल हुई कि उस समय उनको लग रहा होगा कि अगर ये मैंने बोला तो सारे के सारे मेरे ऊपर ही टूट पड़ेंगे, मुझे ही एक तरह से बोला जाएगा कि मैंने एक तरह से बाइबल को चैलेंज किया है। तो ये चीज़ उस समय पे उनके लिए बहुत मुश्किल थी, ये बताना कि द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, इट्स राउंड, और यू कैन से इट्स ये गोल है, ठीक है। आप में से भी कई लोग अभी भी यही कहेंगे, बट ये जियोइड है, ओके, ये सबको पता होना चाहिए, राइट। तो ये कैसे कैसे आगे बढ़ा, वहां से हम शुरू करते हैं। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, इन द 14th सेंचुरी। अब क्या हुआ, अरब, जो अरबी लोग थे वो इधर आए, ठीक। कहाँ आए, यूरोपियन में। अब यूरोपियन एरिया जो था वहाँ पे तो सोच दूसरी ही थी। वहाँ पे जितने आपके ये प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, ये भी फिलोसोफर्स जो थे, इन्होंने अपने व्यूज जब दिए, ठीक है। प्लेटो को आपने, प्लेटो का तो सबने नाम सुन रखा होगा, इनको अफलातून कहा जाता था, मतलब अरेबिक में अफलातून, राइट। एरिस्टोटल, एरिस्टो, ये अरेबिक में बोला जाता था। तो जब ये लोग आए, इन्होंने ये ग्रीक फिलोसोफर्स को, जो इनकी फिलोसफी थी, इनकी इनका जो रिटन चीजें थी इनकी, उसको ट्रांसलेट किया। ओके, जब उन्होंने ट्रांसलेट किया तो ये यूरोपी जो लोग थे, इन्होंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया। तब उन्हें समझ में आया कि आखिर है क्या, अब तक जो चल रहा था वो क्या था और अब क्या है, असलियत क्या है। तो एक तरह से अरब का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इस चीज़ में रहा, क्योंकि अगर वो ट्रांसलेट ही ना करते तो ये यूरोपियन को पता ही नहीं चलता। अभी जो एक डार्क साइड थी उनकी वो निकल गई है, अब वो धीरे धीरे डेवलपमेंट यानी कि प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो किससे बढ़ रहे हैं, वो पढ़ के बढ़ रहे हैं, ये राइटर्स के थ्रू, फिलोसोफर्स के थ्रू। जितनी भी साइंस में टेक्नोलॉजी, साइंस में हो गया, आर्ट्स में हो गया, लिटरेचर में हो गया, एंड आपका केमिस्ट्री हो गया, ये धीरे धीरे इन सब में जब उन्होंने पढ़ा, पढ़ पढ़ के उन्होंने ये चीज़ को आगे बढ़ाया, खुद पढ़ा, दूसरे को बताया, तो इस तरह से वो पूरा सबका माइंडसेट थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा था कि जो उन्होंने अब तक पढ़ा था उसको लेकर के, राइट। अब धीरे धीरे वो प्रोग्रेस जब कर रहे थे, ग्रोथ कर रहे थे, तो उनका एक तरह से चीज़ों को देखने का जो नज़रिया था वो बदला। किसके थ्रू, प्लेटो, एरिस्टोटल। अब ये इब्न सीना को आप देख रहे हो, ठीक है। ये एंड आपके जो आप पढ़ सकते हैं इसमें, नोटेड मुस्लिम राइटर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, इब्न सीना, ठीक है, एंड इब्न रश्द, इनका नाम रश्द है। तो दोनों की फोटो में आप देख सकते हो, एक फिलोसफर्स थे जिन्होंने चीज़ों को, जो अरब से आए यूरोपियन एरिया में, वहाँ वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वहाँ पे ग्रीक लैंग्वेजेस को चेंज किया, रोमन लैंग्वेजेस को चेंज किया, उनके टेक्स्ट को चेंज किया, और लोगों के बीच में थोड़ी सी एक
क्रांतिकारी परिवर्तन आप कह सकते हो, उस चीज को लाया। टॉलमी रोट इन ग्रीक एल्मेगिस्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी। टॉलमी ने ज्योग्राफी या एस्ट्रोनॉमी आप कह सकते हो एक नई दिशा दे दी उन्होंने। मुस्लिम राइटर्स वर रिगार्डेड एज मेन ऑफ विजडम इन द इटालियन वर्ल्ड। उनको बहुत एडमायर किया जाने लग गया था। अब वहां पे जब मुस्लिम राइटर्स आए, उन्होंने जब चीजों को बताया तो वहां के लोग बहुत इम्प्रेस हुए और बहुत उन्हें एक आइडियल मानने लग गए थे। ओके, यस। तो अब इन फिलोसोफर्स के एंड ये जितने भी लोग जो बहुत स्कॉलर्स थे, इनके व्यूज को, ठीक है, इनके व्यूज को कैसे लोगों तक पहुंचा गया। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं रह गया था कि फॉर्मली एजुकेशन देकर के सबको पहुंचाया जाएगा। अब ये रियलिज्म के तरीके से या आर्टिस्टिक फॉर्म में दूसरों तक पहुंचाया जाने लग गया था। ऑलराइट, अब लोगों को इस अलग अलग जरियों के द्वारा, सिर्फ ऐसे नहीं फॉर्मली बोलना या फिर चीज़ों को वर्बली बोल देना, अब ये चीज़ यूनिवर्सिटीज़ में एंड हर तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाने लग गई थी। अब आर्ट एंड जो बुक्स थी, राइटिंग्स थी, ये सब दे वर वंडरफुल सोर्सेज, ठीक है, टू रीच दीज आइडियाज टू द पीपल। मतलब ये सब चीज़ें आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड बुक्स से बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो रहा था सब तरफ। ओके, और जो आर्टिस्ट थे, दे वर इंस्पायर्ड बाय स्टडीइंग वर्क्स इन द पास्ट, ठीक है, वो सब बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुके थे इन सब चीज़ों से, ठीक। एंड नेक्स्ट क्या रहा, सो अब क्या हुआ था कि जब एक टाइम पे रोमन एम्पायर पूरा डिमोलिश हो चुका था, डाउनफॉल की वजह से पूरा सब कुछ खत्म हो चुका था, फिर भी वहाँ पे कुछ अवशेष ऐसे थे, ठीक है, उनके कुछ ऐसे स्कल्पचर्स ऐसे थे जिनसे जो बहुत इंस्पायरिंग थे, और उस उन सब चीज़ों को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई। ऑलराइट, उसको फिर से रिवाइव करने के लिए क्या किया, उसको परफेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो सब चीज़ें इतनी अच्छी थी लेकिन वो क्योंकि डाउनफॉल हो गया था तो वो पूरा खराब हो चुका था, उनको फिर से एक नए स्ट्रक्चर के साथ, या फिर आप ये कह सकते हो कि रोमन एम्पायर की जो भी स्कल्पचर्स थे, उनको उन जो नए स्कल्प्टर्स आए हुए थे उन्होंने फिर से रिवाइव करने की कोशिश करी, एंड उससे और चीज़ें क्लियर होती चली गई लोगों को, उसकी इम्पोर्टेंस लोगों को इसी के थ्रू पता चली। मतलब एक तरह से अरबों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। रोमन एम्पायर खराब होने से लेके उसके वापस रिवाइवल तक का वो सारा क्रेडिट अगर आप देखोगे तो वो अरब्स को ही जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि जो मूर्तियाँ थी उनका प्रोपोर्शन बहुत पहले ही लोगों को उस समय पता था कि किस प्रोपोर्शन में बनती हैं मूर्तियाँ, क्योंकि आपको पता है वो पूरा हैंड अगर आप फैलाओगे तो हैंड की जितनी लेंथ होती है वही आपकी पूरी बॉडी की लेंथ होती है। ये चीज़ उनको बहुत पहले से ये चीज़ पता थी, और वो मूर्तियाँ जो बनी है उसमें ये चीज़ क्लियर दिखाई देती है। ऑलराइट, तो उन्होंने इस चीज़ को समझा और उस चीज़ को और बेटर तरीके से लोगों के सामने रखा। इस वजह से आर्ट को एक नई नई दिशा मिल गई, ठीक है। नई दिशा मिलने के बाद रोमन एम्पायर एक तरह से फिर से जीने लग गया था, ठीक है, वापस से उसका रिवाइवल होने लगा था, रीबर्थ कह सकते हैं उसको, होने लग गया था, राइट। तो चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, रेशनलिज्म। व्हाट इज रेशनलिज्म? ओके, रेशनलिज्म होता क्या है? इट इज द व्यू दैट रीजनिंग बाय इटसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज और प्रूफ, ठीक है। जो रेशनलिस्ट होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, उनका मानना ये होता है कि नॉलेज कैन बी अंडरस्टूड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्सेस, राइट। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, आप ये समझो कि व्यू पॉइंट्स के देखिए क्या होते हैं। इट डेवलप द आइडियाज among the people and they abandoned the superstitious belief and rituals that prevailed in the entire society। क्या होता है, लोग जब देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अलग अलग जगहों से हो रहा है, लोगों का माइंड चेंज हो गया था। अब वो क्लर्जीज का टाइम भी चला गया, वो लोग भी उस चीज़ से थोड़ा ऊपर उठ गए, ठीक है। अब लोगों के दिमाग में क्या, एक तो अर्बन कल्चर आ गया था, तो उससे उन लोगों के व्यू पॉइंट्स चेंज हो गए। इट डेवलप द आइडियाज अमंग द पीपल एंड दे अबाउट, अब जो पुराने रीति रिवाज थे, सुपरस्टिशंस थे, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे
खत्म होने लग गई। अब वो चाहे उनके क्लर्जीज के व्यू पॉइंट्स हो, वो उतना उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी जो पहले एक टाइम पे जबरदस्ती उनके ऊपर थोपी जा रही थी। ठीक है, तो अब लोगों के बिलीव्स चेंज हो गए थे। अब जो रिचुअल्स पहले फॉलो किए जाते थे, जितनी भी प्रथाएं थी, वो सब बदलने चाहती हैं। अब पूरी सोसाइटी एक एक अच्छे टर्म्स में एक उभर के आ रही है। ठीक है, चीजें जैसे जैसे चेंज होती जा रही हैं, वैसे वैसे और बेटर होती चली जा रही है। इट पेव्ड द वे फॉर न्यू इन्वेंशन विच चेंज द वे ऑफ लाइफ। ठीक है, लोगों का जीने का तरीका भी बदल गया, क्योंकि अब दे हैव द वेल्थ। पहले ऐसा था कि फ्रीडम नहीं थी, पैसा भी नहीं था, आप किसी और पे डिपेंड थे, आपका खुद खुद कुछ कर नहीं सकते थे आप अपने आप हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंड रहते, किसी ना किसी पे बोले तो आप अपने किंग पे, जो आपके लॉर्ड्स थे, आप उस पर डिपेंड रहते थे। लेकिन वो धीरे से जब इतने सारे स्कॉलर्स की बातें सुन के, उनकी टीचिंग्स को सुन के, इतनी सारी जो खराब हुई चीजें डेवलप होती चली जा रही हैं, तो उससे आप उनका वे जो था लाइफ का, वो बिल्कुल बदल चुका था। रेशनलिस्ट आर्ट, a thousand years after the fall of Rome, fragments of art were discovered in the ruins of ancient Rome। जैसे मैंने आपको बताया कि जब रोमन एम्पायर पूरा खत्म हो चुका था 1000 years बैक, उस समय भी कई चीजें, सोचिए आप वो किस लेवल के उस समय के आर्किटेक्ट रहे होंगे या स्कल्पटर्स रहे होंगे, जिन्होंने किस लेवल की चीजें बनाई थी, जो डिमोलिश होने के बाद भी उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा और बहुत इंस्पायरिंग रही। तो उस समय जो स्कॉलर्स आए, उन्होंने उसको फिर से चालू किया, फिर से उसकी उसको स्टडी किया। जब उसको स्टडी किया तो उन्हें भी समझ में आने लग गया था कि क्या इसके अंदर कौन सी ज्योमेट्री यूज हुई है। ज्योमेट्री आपने पढ़ी है कि कैसे पूरा रेशियो, बॉडी अगर पूरी मूर्ति है तो उसका बॉडी का रेशियो क्या रहता है, वो सब चीजें उनको स्टडी करने से समझ में आई। जब उन्होंने स्टडी करा तो उन्होंने फिर से उसको रिवाइव किया। देयर एडमायरेशन फॉर द फिगर्स ऑफ द परफेक्टली प्रोपोर्शन men and women sculpt so many centuries ago। उस समय कितना रियल था सब कुछ, मतलब रियलिज्म अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो उस आर्ट में वो रियलिज्म दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो द प्रोपोर्शन वाज वेरी परफेक्ट। वो मेन का स्कल्पचर हो या फिर वुमेन का हो, मूर्तियां बिल्कुल परफेक्ट हुआ करती थी। आर्टिस्ट कंसर्न टू बी एक्यूरेट वॉज हेल्प बाय द वर्क ऑफ साइंटिस्ट। जब और साइंटिस्ट आए तो उन्होंने उस चीज़ को जब पढ़ा, उस चीज़ को स्टडी किया, तो उन्हें समझ में आया कि राइट, ये चीज़ें काफ़ी आगे ले जाएंगी इस फील्ड को भी, राइट, आर्टिस्ट को भी, आर्ट को भी, एंड ज्योमेट्री को भी। और ये चीज़ें काफ़ी एक दूसरे अटैच थी, जिसकी वजह से एक साथ बहुत सारा डेवलपमेंट होता चला जा रहा था। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। सॉरी। The study bone structures, artists went to the laboratories of medical schools। जो मेडिकल स्कूल्स थे वहाँ पे आर्टिस्ट वहाँ की लेबोरेटरीज में उन बोन्स का, उन स्ट्रक्चर्स का उन्होंने स्टडी करा। द एनाटॉमी, ज्योमेट्री, फिजिक्स एज वेल एज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ व्हाट वाज ब्यूटीफुल गेव अ न्यू क्वालिटी टू इटालियन आर्ट। अब इटालियन आर्ट में बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला था ड्यू टू दैट स्टडी, क्योंकि वो जब उन्होंने पूरी एनाटॉमी पढ़ी, उसकी ज्योमेट्री पढ़ी, पूरा उनको स्ट्रॉन्ग, दे हैड द स्ट्रॉन्ग सेंस दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर, हाउ शुड बी अ स्ट्रक्चर, हाउ अ स्ट्रक्चर शुड बी। ओके, तो पूरा जब आप किसी भी मूर्ति को देखोगे, अगर आप उसका रेशियो ही ठीक नहीं है तो आप कैसे वो समझ लोगे कि वो अच्छी है या बुरी है। वो तो जैसे कार्टून जैसा दिखेगा, कभी हाथ बड़ा, कभी सर बड़ा, कभी बॉडी बड़ी। इस तरह से जब प्रपोर्शन इक्वल होगा तभी वो एक अच्छी मूर्ति दिखाई देगी। ऑलराइट, तो उससे एक रियलिज्म आया आर्ट में, इटालियन आर्ट ने ग्रो करा, which was to be called realism and which continued till the 19th century। ये आपका 19th century तक चलता। अभी भी आप इटली के अगर कभी जाना हो तो वहाँ पे आप अगर स्ट्रक्चर्स देखोगे तो दे आर वंडरफुल। दैट इज आर्ट, दैट इज कॉल्ड आर्ट। तो जो यूरोप था, यूरोप भी कैसे बदला, कैसे यूरोप में इतने सारे चेंजेस आने के बाद इट इज कॉल्ड डेवलप। वो हर सेंस में हो, चाहे आर्ट में, लिटरेचर में, एनाटॉमी, ज्योमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी हो, मेडिकल हो, हर चीज में स्टार्टिंग के बाद एक ग्रे पीरियड था, उसके बाद अभी एक उनका ब्राइट पीरियड आपने देखा। ओके,
अब आते हैं रेशनलिस्ट लिटरेचर पे। द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन of the 16th century was the mastery of the technology of printing. प्रिंटिंग का मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रिंटिंग आने के बाद से ही चीज़ें दूसरों तक या आपस में या सोसाइटी में बहुत ही फास्ट ग्रो करने लगी। प्रिंटिंग आया, बुक्स छपी, यूनिवर्सिटीज़ में बटी, लोगों के बीच में आई, तो उससे चीज़ें बहुत जल्दी प्रचार और प्रसार हुआ उस चीज़ का। फॉर दिस यूरोपियंस वर indebted to other people, the Chinese। तो चाइनीज के ऊपर क्यों? क्योंकि चाइनीज, आपको सबको पता है कि चाइनीज ने ही सबसे पहले पेपर का इन्वेंशन किया था। जब पेपर आया उसके बाद ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई थी। ठीक है, तो यूरोपियंस, हम कह सकते हैं यूरोपियंस बहुत आगे निकल चुके हैं, बट स्टिल दे हैव डेप्थ ऑफ चाइनीज, क्योंकि वो अभी भी चाइनीज को, वो माने या ना माने, वो कोई भी माने या ना माने, इस समय तो चाइनीज ने पूरे ही वर्ल्ड की को हिला के रख दिया है जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है। तो अभी तो चाइनीज का को कभी भी कोई भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट हाँ, पेपर का अगर बात करें, पेपर का इन्वेंशन, उसमें हम चाइनीज को ही क्रेडिट देंगे। ठीक है, फॉर ऑल्दो उन्होंने बहुत टाइम तक ये चीज़ बहुत छुपा के रखी थी, बहुत बाद में ये चीज़ ओपन हुई थी, उसके बाद ये टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग एंड ऑल आया था। एंड टू मंगोल्स रूलर, because European traders and diplomats had become familiar with it during visits to their courts। ठीक है, this was also the case with three other important innovations। other innovations कौन कौन से थे? firearms, compass and the abacus। ये क्रेडिट भी उसी समय को जाता है। ये सब बहुत पुराने इन्वेंशंस हैं जो हम अभी के लाइफ में भी यूज कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, they are the part of our life। okay, then next, अभी मैंने आपको बताया, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ज्योमेट्री, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये फिगर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि दे नो द डायमेंशंस, दे नो द प्रपोर्शंस। उस समय दे हैव द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री। ओके, तभी वहाँ के जो मूर्तिकार थे उन्होंने इतनी सुंदर मूर्तियों को जन्म दिया। फाइन, एंड फिर क्या आता है? दिस इज ऑल्सो द, आप देख रहे हो ये जो स्फेरिकल शेप है, ये स्ट्रक्चर सब उसी समय के हैं। यू वोंट बिलीव, बट ये सब चीज़ें इतनी पुरानी हैं और अभी तक आजकल के भी आर्किटेक्ट इन सब चीज़ों को फॉलो करके इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग बना रहे हैं, राइट। साइंटिफिक व्यू पॉइंट क्या रहेगा? साइंटिफिक रेवोल्यूशन वॉज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एरा। नॉट द गॉड बट द नेचर, द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशंस। अब जैसे ही जब रेनेसा आया, उसके बाद लोगों को यही अब समझ में आने लगा था कि नहीं, ये गॉड ने कुछ नहीं बनाया है, इट्स इट्स बाय नेचर ओनली। ये सब नेचर के थ्रू ही हमें पता चला, नेचर ने ही हम ये, पहले लोगों को लगता था ये पेड़ पौधे पत्तियां ये सब जितनी भी चीजें हैं वो गॉड ने बनाई, और उसका सोर्स कौन था? क्लर्जीज थे, उन्हीं ने उनके दिमाग में ये सब डाला था दैट गॉड इज एवरीथिंग, रिलीजन ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप स्टार्टिंग से यही चीजें पढ़ते चले आ रहे हो, तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यूज भी यही थे। ठीक है, उनके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं आ रही थी कि नहीं ये सब चीजें नेचर भी हो सकती हैं। अब लोग अवेयर थे, उन्होंने बुक्स पढ़ रखी थी, वो स्कॉलर्स के टच में थे। अब उन लोगों को ये पता चल गया था कि इस सब के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, हर चीज के पीछे एक साइंस है, जिसकी वजह से अब साइंस की जब अप्रोच बढ़ेगी तभी उन लोगों का दिमाग खुलना शुरू हुआ। और ये सब क्यों हुआ? ये सब रेनेसा की वजह से हुआ। इट्स वॉज अ बिग मूवमेंट जो भी था, उस वजह से ही द मैन काइंड वॉज गेटिंग वेरी डेवलप्ड, एंड सब कुछ बहुत जल्दी चेंज होता जा रहा था, बहुत प्रोग्रेस कर रहा था, एंड उन सबका जो आप ये कह सकते हो जो ग्रोथ थी वो बहुत फास्ट हो रही थी। साइंटिस्ट यूज द मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड न्यू थॉट्स। साइंटिस्ट हैं, एक्सपेरिमेंट तो करेंगे ही, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एंड उसके बाद वो अपने नए विचार लोगों के सामने रखते थे, विच वॉज जस्ट कॉन्ट्ररी ऑफ द क्रिश्चियन बिलीव्स। जो भी बाइबल में लिखा या फिर जो भी क्लर्जीज ने उसे उन्हें बताया था, वो सब उसके ऑपोजिट ही जा रहा था। उन्हें ये लग रहा था कि अभी तक वो जो समझ रहे थे दैट वाज ऑल फेक, दैट वाज ऑल फॉल्स। तो अभी जो विद प्रूफ उन्हें मिल रहा था
दैट वॉज द रियल थिंग। ओके, अब लोगों को समझ में आने लग गया था फाइनली। सो हियर यू कैन सी द डेवलपमेंट्स। अब आप देख सकते हो कोपरनिकस, ठीक है, जिन्होंने अर्थ के बारे में सारी चीज़ें खोजी, ये बताया कि कैसी अर्थ कैसी है, कैसे रोटेट करती है, किधर रोटेट करती है, कैसा होता है, ये सब चीज़ें कोपरनिकस ने बताई। देन गैलीलियो, आप देख रहे हो, न्यूटन एंड केपलर, इन सबके जो भी इन्वेंशंस थे वो सब अभी भी हम अपने लाइफ में पढ़ रहे हैं और उसी के थ्रू हमें तक नॉलेज मिल रही है, राइट। अभी तक हम अपनी रोज की लाइफ में, अब तो कोपरनिकस एंड गैलीलियो और केपलर वगैरह को सब लोग बहुत ज़्यादा, सब इनसे बहुत इंस्पायर हैं, बट उस समय शायद इनकी लाइफ भी बहुत टफ थी, जब एक फ्यूडलिज्म का टाइम था, जब इन्हें खुद कुछ भी बोलने में डर लगता होगा, क्योंकि उस समय के लोगों को ये लगता था कि शायद ये हमारे धर्म को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये सब धीरे धीरे प्रोग्रेस होती गई, थोड़ा डेवलपमेंट होता गया, एंड नाउ वी आर इन द 21 सेंचुरी एंड दिस वी आर जस्ट ग्रोइंग डे बाय डे, हम ग्रो ही कर रहे हैं इसके साथ में, ठीक है। नाउ मास्टरपीसेस दैट मोनालिसा, ओके, जो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया। इसके अलावा ये आप देख सकते हो, ये इटालियन ही आपको सारी की सारी पिक्चर्स दिखेंगी, और इनको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि द डिटेलिंग पे अगर आप जाओगे तो एक एक चीज़ बहुत डिटेल में, बहुत प्रोपोर्शन के साथ बनाई जाती थी, राइट। Donatello made many life-like statues in 1416. Vesalius, a Belgian professor of medicine, was the first to dissect a human body. ठीक है, Leonardo da Vinci had an amazing range of interest from botany and anatomy to mathematics and art. He painted the Mona Lisa and the Last Supper. Okay, Michelangelo and Buonarroti painted the Sistine Chapel, made the sculpture the Pieta and the dome of St. Peter's Church. राइट, तो ये सब उस समय के आर्टिस्ट हैं जिनके नाम और उनकी क्रिएशंस आपने पढ़ी। ओके, नाउ कम टू द एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन। यस, तो इसमें क्या होता है, एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन, इसमें अभी आपको पहले से फिर से एक बार चलना पड़ेगा इटालियन स्टेट्स पे। तो इटालियन स्टेट्स में ऐसा था कि जो आपके शहर थे, वेनिस एंड जेनेवा एंड फ्लोरेंस, रोम, इन सब में क्या था, फ्यूडलिज्म के टाइम पे जो लेडीज थी, जो विमेन थी, उनको क्या था, वो नन बन सकते थे, राइट। वो एक तरह से पोप नहीं बन सकते थे, वो चर्चेस में वैसे यू कैन से क्लर्जीज नहीं बन सकते थे, बट नन बनने की आज़ादी उनमें थी, वो कर सकते थे वो, ठीक है, वो लेडीज के लिए ये अपॉर्चुनिटीज थी, फाइन। उस समय ऐसा था, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे रेनेसा आया तो चीजें कुछ बेटर होने लगी थी टुवर्ड्स द लेडीज। अभी क्या था कि जब द न्यू आइडियल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड सिटीजनशिप एक्सक्लूडेड विमेन, क्या था कि जो एक जब एक नया तबका आया ट्रेडिंग के टाइम पे, जब रेनेसा स्टार्ट हुआ था उसी समय पे, ट्रेडिंग के टाइम पे जब नई, एक तरह से नया लेवल, एक नया क्लास स्टार्ट हुआ था ट्रेडर्स का, राइट। उसमें उन लोगों, जब फ्यूडलिज्म धीरे धीरे डिमोलिश होता जा रहा था, तो जितने भी लॉ एंड ऑर्डर्स के जो हक थे, जो अधिकार थे, वो सब किसके पास थे, उस नए ट्रेडर्स के या जो मर्चेंट्स आए थे उनके पास थे। तो दे गॉट द पावर, ठीक। वो जब लॉज एंड ऑर्डर्स पास करते थे तो उनके पास जो भी राइट्स थे वो सब में शेयर करते थे, ठीक है। तो लेकिन उसको भी विमेन्स के साथ शेयर नहीं किया जाता था, क्यों, क्योंकि वो अभी भी विमेन्स को उस लेवल का नहीं मानते थे, अपने लेवल का नहीं मानते, मतलब इक्वालिटी नहीं थी, फ्यूडलिज्म में तो बिल्कुल भी नहीं थी। बट इसमें धीरे धीरे हो के भी थोड़ा सा डेवलपमेंट होने के बाद, ट्रेडिंग होने के बाद, जब
आने जाने लगे सब लोग इधर उधर, फिर भी वुमेन्स को उतनी पावर नहीं थी, वो उतनी इस्टेब्लिश्ड लाइफ नहीं जी रही थी, ना ही इतनी फ्रीडम थी। पहले के टाइम पे भी जब ऐसा था कि वुमेन्स एक सपोर्ट के तरह रहती थी, जैसे कल्टीवेशन में उनका काम रहता था, अगर मैन इज नॉट देयर तो वो उसका सपोर्ट के साथ काम कर सकती थी, बट एक इंडिविजुअलिटी उनके अंदर नहीं थी। तो जब नया क्लास डेवलप हुआ, उसमें जब विमेंस को वो पावर नहीं दी गई, बट स्टिल धीरे धीरे हाँ ये तो जरूर है कि कुछ कुछ उनके राइट्स बढ़ गए थे। तो द न्यू आइडियल जो था, जैसे उस समय पे जब लॉज एंड ऑर्डर्स मर्चेंट्स के पास थे, तो उनके दिमाग में एक सिटीजनशिप का फील आना शुरू हो गया था, जैसे रिलीजन छोड़ के नेशनलिज्म का फील आने लगा था, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी बन गई थी। बट इसमें क्या था, ये इंडिविजुअलिटी और सिटीजनशिप विमेन को नहीं दी गई थी, उनके पास इस तरह की कोई पावर नहीं थी, ना ही वो कोई लॉ ऑर्डर पास कर सकती थी, ना ही कोई डिसीजन ले सकती थी। तो इसमें अभी भी वो मेन से पीछे थी, अभी भी इनइक्वालिटी वो बराबर थी, आई मीन इनइक्वालिटी चल रही थी वहां पे। Men from aristocratic families dominated public life and were the decision makers in the family. But कोई कोई एरिस्टोक्रेटिक मतलब होते हैं जिनके पास कुछ राइट्स होते हैं, जिन फैमिलीज में कुछ थोड़े अपर क्लास मान लो, उनके पास थोड़े कॉमन पीपल से अलग राइट्स, थोड़े पावरफुल वो होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा सा पब्लिक लाइफ को डोमिनेट किया, उसमें भी मेन, मतलब तब भी आप ये देखोगे कि डिसीजन मेकिंग अगर होती थी तो उस फैमिली में हेड मेन ही होता था, विमेन नहीं होते थे। और शायद अभी भी आप देखोगे, अभी के कल्चर में भी यही होता है, विमेन मोस्टली कहीं कहीं जगहों पे, और गांव में तो बिल्कुल भी नहीं, हमारे भी यहाँ पे भी आप सिस्टम देख लो कि लेडीज के पास उतनी पावर नहीं होती है बड़े बड़े डिसीजंस लेने की, उनके अंदर वो पावर नहीं होती है, और वो इंडिपेंडेंट है आजकल, नो डाउट, दे आर अर्निंग, दे आर इंडिपेंडेंट, बट स्टिल कहीं ना कहीं जो मेन का इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा है, ठीक है, उनके उनका ज्यादा चल रहा है इस सोसाइटी में भी, ठीक है। A few women were intellectually very creative and sensitive about the importance of a humanist education. उस समय पे भी बहुत कम तबके की एक वुमेन थी, जो एक लेवल था उनका, वो बहुत फ्यू वुमेन ही थी जो बहुत पढ़ी लिखी कह सकते हो, बहुत क्रिएटिव, जो दे हैड वेरियस काइंड ऑफ स्किल्स, ठीक है। तो उनकी इम्पोर्टेंस थोड़ी थोड़ी हो रही थी उस समय, बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि उस समय पे ऐसे विमेन्स का कोई बहुत अच्छा लेवल नहीं था, ठीक है, बहुत अच्छा स्टेटस नहीं था। Women's writings revealed their conviction that they should have economic power, property, and education to achieve an identity in a world dominated by men. ठीक है, जब धीरे धीरे विमेन्स की राइटिंग्स, हाँ राइटिंग के फॉर्म में, या आप देखो आर्ट्स एंड लिटरेचर्स के फॉर्म में, थोड़ा थोड़ा वो लोग भी एक्सपोजर उनको भी मिलने लगा था, क्योंकि पहले क्या था कि अगर, हाँ उस केस में ऐसा होता था कि अगर कोई जैसे मर्चेंट है, ठीक है, कोई बैंकर और समथिंग है, तो अगर उनका कोई उनकी वाइफ का डेथ हो, उनके मतलब हस्बैंड का डेथ हो जाती है, तो उस केस में वाइफ वो सारे डिसीजन मेकिंग उसके चलते हैं, ठीक। उस समय वो फैमिली को भी सपोर्ट कर रही है, उसके उसके पास प्रॉपर्टी की, एजुकेशन की, इकोनॉमिक पावर, वो सारी चीजें उसके पास रहती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हर मैन, ठीक है। अगर मैन डेथ हो गई है तो विडो कैन डू एवरीथिंग, बट अगर मैन है तो इक्वालिटी तो नहीं होती, हाँ सपोर्ट पूरा वुमेन का रहता है, वो सारी चीजों में सपोर्ट पूरा मैन को करती है, बट उस समय फीमेल्स को उतना ज्यादा पावर नहीं थी। बट स्टिल कहीं कहीं ऐसे भी देखा गया है कि वुमेन ने सोसाइटी में अपने पांव जमाना स्टार्ट कर दिया था, एजुकेशन के लेवल पे वो अब जो मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी थी उसके ऊपर अपनी एक पहचान बनाने लग गई थी, ओके। हाँ, तो ये भी रहता था उस समय, ये भी रहता था कि दे एजुकेटेड देयर सन्स टू टेक देयर प्लेस इन फैमिली बिजनेस और इन पब्लिक
लाइफ। लोग अपने जो बच्चे होते थे, बच्चों में भी लड़कियों को नहीं, लड़कों को एजुकेशन देके उनको अपनी प्लेस पे स्टैब्लिश करने के लिए, जिससे कि वो उनके प्रोफेशन को, उनके बिजनेस को आगे बढ़ा पाएँ, इसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाते लिखाते थे कि वो चीज़ को कंटिन्यूटी में चला सकें, ठीक है? एंड जो मैरिजेज़ होती थी एक तरह से बिज़नेस अलायंसेस मानी जाती थी, क्योंकि लोग अपने बिज़नेस को और स्ट्रेंथन करने के लिए शादी को भी सपोर्ट करते थे कि शादी करके दूसरे की बेटी को ला करके फिर डाउरी सिस्टम, जैसा कि अभी आजकल भी चल रहा है, तो ये इट्स द सेम, पहले भी ऐसे ही होता था, यूरोप में भी एक टाइम पे ऐसे ही हो रहा था, इटली में भी ऐसे हो रहा था। तो ये धीरे-धीरे विमेन की कंडीशन दिखाता है कि किस तरह से इक्वालिटी तो थी नहीं, फ्रीडम तो थी नहीं, एंड दैट टू डाउरी एक अलायंस के रूप में देखा जाता था, ठीक। देन इफ एन एडिक्वेट डाउरी कुड नॉट बी अरेंज, अगर जैसे कि कोई डाउरी किसी को एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल रही है, तो उसकी बेटी को नन बनाने को भेज दिया जाता था, मतलब चर्चेस में भेज दिया जाता था टू लिव लाइक अ नन, ठीक है। वो उसको फैमिली में उसको जगह जगह भी नहीं मिलती थी। तो दिस वॉज द लाइफ। एंड जो पब्लिक में विमेन का एक रोल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, जस्ट हाउस होल्ड काम करना, घर के काम करना एंड एवरीथिंग, वो कुछ ऐसा नहीं था बहुत अलग जो कहा जा सके कि हाँ विमेन की बहुत पावरफुल थी। कुछ एक को छोड़ करके, कहीं कहीं छोड़ करके मोस्टली विमेन की हालत उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। ओके, सो अब नेक्स्ट आता है रिफॉर्मेशन मूवमेंट। इतने सारे चेंजेस के बीच में एक नया मूवमेंट भी आया था, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ठीक है। द चर्च मेनली इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ पीपल अलॉट। जैसा आपने पहले पढ़ा कि जो चर्चेस थे उससे लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके थे, बल्कि चर्चेस ने उल्टा सीधा जो समझ में आया बस लोगों को पट्टी पढ़ाना से स्टार्ट कर दिया था इन द नेम ऑफ रिलीजन। Reformation movement was a protest movement that took place in 16th century against the church and the pope, ठीक है। ये चर्चेस एंड पोप के अगेंस्ट में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, किसके थ्रू? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर का नाम आप सबने सुना होगा। ही वॉज द रिफॉर्मर, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर। ये इन्होंने रिलीजियस रिफॉर्मर कहेंगे इनको। इन्होंने 1517, ठीक है, एक ये एक मॉन्क थे, जर्मन मॉन्क, ठीक। इन्होंने एक कैंपेन चलाया था अगेंस्ट कैथोलिक चर्च, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा अंधों की तरह उनके पीछे पड़ गए थे, चर्चेस एंड क्लर्जीज के पीछे, कि जो वो कह रहे हैं वो सही है। तो ये मार्टिन लूथर ने इसके अगेंस्ट में बोलना स्टार्ट किया, एंड उनका कहना ये था कि आई चैलेंज यू, ठीक है। उन्होंने चर्चेस को, क्लर्जीज को ये चैलेंज किया, जो अभी तक आप बता रहे हैं मैं इसके अगेंस्ट में आपके साथ डिबेट करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हें पता था कि जो उधर बताया जा रहा है वो सही नहीं है, और उनका कहना कुछ और था। मार्टिन लूथर उससे बिल्कुल भी उनका उससे कुछ मतलब नहीं रखते थे जो कि चर्च में बताया जाता था, ठीक है, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यूज बिल्कुल अलग थे। तो ही उन्होंने क्या किया था, चर्चेस के बाहर एक तरह से बोर्ड से लगा दिए थे कि वो चाहते थे कि अगर आपके पॉइंट्स में इतना दम है, यू हैव द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, तो वी कैन डिबेट, और फिर देखते हैं कि कौन किसके पॉइंट्स बेटर आते हैं और किसकी थ्योरी निकल के आती है। तो उन्होंने ही आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू टू हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड। वो मानते थे कि गॉड पे विश्वास रखना वो मानते थे, बट उसके लिए अंधा विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ये उनका कहना था। फॉर फेथ अलोन कुड गाइड देम टू द राइट लाइफ एंड एंट्री इनटू हेवन। आप किसी के पैरों में गिर करके या उसके अंधों की तरह एक फॉलोअर बन करके आपको हेवन नहीं मिलेगा। जैसा कि चर्चेस में बोला जाता था कि तुम तो पापी हो, अगर तुमने चर्च के खिलाफ कुछ भी बोला तो तुमने पाप कर दिया, अगर तुमने कोई और अपना एक क्वेश्चन उठा दिया तो तुमने पाप कर दिया। तो मार्टिन लूथर का कहना यह था कि आप अ, किसी के अगेंस्ट में बोल के या अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख के आप पापी नहीं बन जाते, और आप अगर गॉड को फेथ करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं और उसकी गॉड की गाइडेंस में चलते हैं, तो आपको हेवन में जाने से कोई नहीं, आपको स्वर्ग ही मिलेगा। मतलब मार्टिन लूथर का ये कहना था। दिस मूवमेंट कॉल्ड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। क्या होता है कि ये इन्होंने कैथोलिक जो धर्म है
इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। ओके, इसमें से एक था प्रोटेस्टेंट। तो इसके नाम से, जैसे कि आपने इस्लाम में शिया और सुन्नी सुना है, इसी तरह कैथोलिक में भी प्रोटेस्टेंट एक दूसरा फॉर्म आ गया था, जिसको मार्टिन लूथर ने नाम दिया था। ये मूवमेंट जो कहलाया वो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहलाया। Led to the churches in Germany, Switzerland, breaking their connections with Pope and the Catholic Church. धीरे धीरे उन्होंने कोशिश की कि धर्म की पट्टी खोलने की लोगों के दिमाग से, आंखों से, जिससे उनको क्लैरिटी मिले, उनके विजन्स क्लियर हो टूवर्ड्स गॉड, रिलीजन के लिए कि चर्च क्या है एंड ये बाइबल क्या कहती है। इन सब चीज़ों को उन्होंने एक मूवमेंट के थ्रू लोगों को जगाने की कोशिश की। इसी को हमने रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहा। आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट्स ऑफ रेनेसा। अब रेनेसा के क्या क्या रिजल्ट्स आए, क्या कंक्लूजन निकला, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। An important change that did happen in this period was that gradually the private and the public spheres of life began to become separate. ठीक है, जो प्राइवेट लाइफ थी वो प्राइवेट रही, पब्लिक वॉज पब्लिक। अभी सब कुछ थोड़ा नॉर्मल होने लग गया था कि जो ट्रेडर्स थे उनकी अपनी लाइफ थी, वो धर्म को भी मानते थे एंड वो अपना ट्रेड भी कर रहे थे। दे हैव देयर इंडिविजुअलिटी, सबका अपना अपना एक, सब में रिलीजन से ज़्यादा नेशन का एक भावना जाग चुकी थी। द पब्लिक स्फेयर मेन द एरिया ऑफ गवर्नमेंट एंड द फॉर्मल रिलीजन। जो काम कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे कि आपके लॉज एंड ऑर्डर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट साइड के थे। तो उनका एक अलग धर्म था, वो काम भी कर रहे थे। एंड प्राइवेट स्फेयर इंक्लूडेड द फैमिली एंड पर्सनल रिलीजन, उसमें वो अपने धर्म को मान सकते थे, उनका जो मन करता था वो धर्म को अपना सकते थे, उनको इस चीज़ की आज़ादी थी एंड वो अपनी लाइफ को फ्रीली जी सकते थे। ठीक है, तो एक तरह से पूरी सोसाइटी में एक अच्छा माहौल कि धर्म को लेके या फिर प्राइवेट लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, सिटीजनशिप को लेके एंड इक्वालिटी को लेके, फ्रीडम को लेके, हर चीज़ एक एक सेम लेवल पे आ चुकी थी। द इंडिविजुअल हैड अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक रोल। हर बंदा जो भी उस समय था, उसकी एक प्राइवेट लाइफ थी, एक पब्लिक लाइफ थी, जैसा कि आजकल भी हम अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं। एक हमारी प्राइवेट लाइफ होती है जिसमें हमारी फैमिली होती है, हमारे पर्सनल व्यूज़ होते हैं, हमारा रिलीजन होता है, हमारे और भी जो हम अपने आसपास लोगों से मिलते हैं, वो हमारी प्राइवेट लाइफ होती है। एंड एक पब्लिक लाइफ होती है जिसमें हम बाहर निकलते हैं, काम करते हैं और बाहर के दूसरों से मिलते हैं, अपनी ऑफिशियल लाइफ जी रहे होते हैं। तो इसी तरह का एक इंडिविजुअल का अलग अलग लाइफ चल रही थी। ही वॉज नॉट सिंपली अ मेंबर ऑफ वन ऑफ 3 ऑर्डर्स। जो ऑर्डर्स पहले उन्हें दी जाते थे, जैसे फ्यूडल टाइम में, फ्यूडलिज्म के टाइम में, कि कॉमन मैन है तो वो खाली पैरों में गिरा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं था उस समय। सब अपनी लाइफ जी रहे थे एंड सबको हर चीज़ की एक आज़ादी मिल रखी थी। एंड सब लोग जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट भी सबका इक्वल था, किसी को किसी चीज़ की रोक टोक नहीं थी। ही वॉज ऑल्सो अ पर्सन इन हिज ओन राइट, सबके पास अपने राइट से, एज आई सेड बिफोर। एन आर्टिस्ट वॉज नॉट जस्ट अ मेंबर ऑफ अ गिल्ड, ही वॉज ऑल्सो ही वॉज नोन फॉर हिमसेल्फ। आर्टिस्ट जैसा, अगर कॉमन मैन है तो वो भी अपनी लाइफ जी रहा है, आर्टिस्ट है। एंड जैसे आपके जितने भी बड़े स्कॉलर्स हैं, उनकी अपनी लाइफ थी एंड एवरीथिंग वाज ऑन द सेम लेवल। सब कुछ सबको अवेलेबल था एंड सबको अपनी लाइफ जीने का पूरा हक था। ओके, सो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ रेनेसा। आई होप अभी आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड आई होप कि आपको अगर कोई भी किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वी कैन डिस्कस हियर, यू कैन कमेंट एंड मैं आपको उसका इंडिविजुअली आंसर दूंगी। ठीक है, सो कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग आवर वीडियो एंड कीप स्टडिंग। ओके, थैंक यू सो मच।